दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आर्द्र भूमियों के बारे में। आर्द्र भूमि जिसे इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं और हिंदी में उसका एक और नाम है नम भूमि। आखिरकार होता क्या है इसको तो देखेंगे ही, साथ ही साथ रामसर साइट की कुल कितनी संख्या है हमारे देश में, 2021 में कितने रामसर साइट को शामिल किया गया है, इसके अलावा और क्या क्या करेंट अफेयर्स है रामसर साइट से जुड़ा हुआ, बिहार का कवरताल झील के बारे में थोड़ा विशेष हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक कम्युनिटी रिजर्व है, वो कम्युनिटी रिजर्व है गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्द्र भूमियों को देखते हैं। आर्द्र भूमि आप लोगों ने ये जरूर ही कहीं ना कहीं देखा और सुना होगा, आप कोई सेट वगैरह का प्रैक्टिस करते होंगे तो। लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, और आर्द्र भूमियों का उससे बेस्ट और उससे सिंपल एग्जाम्पल नहीं होगा, और वो है आपके गांव का जलकुंभी से भरा एक छोटा सा तालाब। भले ही वो थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें गहराई बहुत कम रहता है और कभी कभी उसमें मछली मारा जाता है। और वो जो जलकुंभी वाला तालाब है वो जैव विविधता से भी भरपूर होता है, यानी कि वहाँ पौधे भी होते हैं, जलकुंभी पौधा है, और साथ ही साथ मछली, घोंघा, केंचुआ, कुछ इस तरह के मतलब जंतु भी रहते हैं, जलीय जंतु भी, यानी कि जैव विविधता भी रहता है, पानी का गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, जल स्थिर होता है। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि बोलेंगे। अब सवाल है कि कोई बहुत बड़ा तालाब है और उसमें गहराई 50 फीट है, तो क्या उसको आर्द्र भूमि कहेंगे? सामान्यतः इसको आर्द्र भूमि नहीं कहेंगे। क्या कोई नदी है, क्या इसको आर्द्र भूमि कहेंगे, वेटलैंड कहेंगे? तो नहीं, नदी को भी वेटलैंड नहीं कहेंगे। वेटलैंड के लिए जो जल है वो स्थिर होना चाहिए, यानी पानी एक जगह पर रुका हुआ रहना चाहिए। पानी का गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 मीटर से लेकर के 6 मीटर। 2 मीटर है किस स्थिति में? फ्रेश वाटर के लिए। जो सामान्यतः जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, चाहे पटना में आर्द्र भूमि हो या लखनऊ में हो, ठीक है ना, तो वो सब क्या है? फ्रेश वाटर है। तो उसके लिए जो अधिकतम गहराई है वो है 2 मीटर का। जबकि समुद्री क्षेत्र का अगर कोई आर्द्र भूमि है जो समुद्री जल से बना हुआ होता है तो उसके लिए है 6 मीटर। अब गहराई कितना होगा या नहीं होगा ये IUCN ने डिसाइड किया है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और प्रकृति संरक्षण इसका मुख्य जिम्मेदारी है। एक तरह का NGO है ये। इसका मुख्यालय ग्लांड में है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। तो इसी ने एक पैरामीटर दिया है कितना गहराई होना चाहिए। तो अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप शहर में भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, टाउन में, या टाउन में जाकर के तैयारी करते होंगे, चाहे पटना में या लखनऊ में, कहीं भी। तो जहाँ पर भी आप टाउन में रहते हैं ना, वहाँ भी आप अपने आसपास आर्द्र भूमियों को देख सकते हैं। मान लिया कि जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं तो उसके आसपास भी जल जमाव रहता होगा, और कुछ ऐसा जगह जरूर होगा जहाँ सालों भर पानी रहेगा, भले ही 1 फीट 2 फीट पानी हो, हमेशा रहेगा। तो वैसा जो लोकेशन है वो आर्द्र भूमि है। एक चीज़ और, क्या एक पानी का, आप ही बताइए आप लोग, यहाँ पर एक तालाब है मान लिया, और यहाँ सिर्फ पानी है, किसी भी प्रकार का जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यानी कि कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई जलीय जंतु नहीं है, कोई शैवाल नहीं है, तो क्या इसको हम लोग वेटलैंड कहेंगे? इसको वेटलैंड नहीं कहेंगे। वेटलैंड होने का ये शर्त है, 3 मुख्य शर्त है। स्थिर जल होना चाहिए, जैव विविधता होना चाहिए, और पानी का गहराई ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हर चीज़ का अपवाद होता है, तो इसका भी अपवाद है, बहुत सारा अपवाद है। बहुत सारी ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं फ्रेश वाटर का 10 मीटर प्लस उसका गहराई है, बहुत सारी ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, भोज आर्द्र भूमि। भोज आर्द्र भूमि, उसका गहराई काफ़ी है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है। ऐसे गहराई कितना होना चाहिए फ्रेश वाटर के लिए? 2 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा या कम होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि भोज आर्द्र भूमि। तो अब समझ गए हैं आप लोग कि आखिर किसे कहते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड। चलिए, ये कहाँ कहाँ मिलता है? आखिर जो ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, ये मिलेगा कहाँ? आपके गांव में। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, शहरों में मिल जाएगा। बाढ़ का पानी, देखिए होता क्या है कि जैसे कोसी नदी का एग्जाम्पल लीजिए।
कोसी नदी में सामान्यतः बाढ़ आते रहता है, यानी जितना पानी है ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो आसपास के क्षेत्रों में जब पानी का फैलाव हो जाता है तो पानी वहाँ रुक जाता है और लगातार पानी वहाँ पर रुका हुआ रहता है। अब मछली वगैरह तो कुछ हो ही जाता है उस पानी में, यानी कि जैव विविधता भी रहता है, पानी का गहराई भी नहीं रहता है। जो पानी फैल गया है बाढ़ का तो वो भी आर्द्र भूमि हो गया। समुद्री तट के निकट भी आर्द्र भूमि पाया जाता है। अब समुद्र में ऊंचा ऊंचा लहर आया, पानी तटों को पार करके थोड़ा सा दूरी पर जाकर के रुक गया तो वहाँ भी आर्द्र भूमि बन ही जाता है। नदियों का डेल्टा क्षेत्र, अब जैसे कि सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा मतलब नदियाँ जब समुद्र से मिलती हैं तो नदियों का एक तो गहराई कम हो जाता है, नदियों का स्पीड कम हो जाता है, नदियाँ कई धाराओं में बट जाती हैं और वहाँ पर उर्वरता बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वनस्पतियों का भी वहाँ पर विकास हो जाता है। तो ये डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। अब आप कहिएगा सर वहाँ तो नदी और समुद्र का संगम है तो नदी तो बह रहा है, लेकिन एकदम धीरे धीरे बह रहा है, ठीक है। ये लगभग स्थिर जल जैसा वो व्यवहार करता है। सुंदरवन डेल्टा भी आर्द्र भूमि है क्योंकि वहाँ जैव विविधता भी है। सुंदरी वन मिलता है, मैंग्रोव वन मिलता है, ये सब कहाँ मिलता है समझ गए। इसको पहचानना भी आप सीख गए होंगे। चलिए इसका लाभ क्या है। अब आर्द्र भूमि है तो इसका लाभ तो होगा ही। अब जैसे गांव का जो आर्द्र भूमि होता है, यानी कि वो ऐसा तालाब जिसमें जलकुंभी है तो उसमें मछली लोग पकड़ता है, तो वो इसका एक फ़ायदा हो गया। इसके अलावा अब बिहार का बेगूसराय जिला में जो कि मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, वहाँ पर कंवरताल पक्षी विहार है। तो वहाँ लोग पर्यटन मतलब एज ए घूमने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आसपास के जो लोग हैं टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं। इसके अलावा वहाँ नाव से भी लोग घूमते हैं, बोटिंग करते हैं, तो जो बोटिंग जो लोग कराते हैं उनको भी रोज़गार मिल जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ से घास गढ़ कर लाते हैं, तो यानी कि आजीविका का ये स्रोत है। अब सुंदरवन आर्द्र भूमि के बारे में देखिए। सुंदरवन आर्द्र भूमि में क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, जो सुंदरी का पेड़ होता है, मैंग्रोव वन, वहाँ शहद इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, तो वो भी आजीविका का स्रोत हो गया। यानी कि आर्द्र भूमियाँ आजीविका का स्रोत होती हैं। बाढ़ सूखा से बचाता है। अब जिस इलाका में आर्द्र भूमि है अगर वहाँ बाढ़ आएगा तो बाढ़ के पानी को अपने में समाहित कर लेगा, तो ऐसे बचाव कर देगा। सूखा तो वहाँ पर भाई आएगा ही नहीं। भूमिगत जल का स्तर को, इस एरो का मतलब बढ़ाना, या तो बढ़ाएगा या मेंटेन रखेगा। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है हर जगह। अब खास तौर पर गर्मी के दिन में जो लेयर है पानी का एकदम नीचे भाग जाता है। चाहे बुंदेलखंड का इलाका का एक एग्जाम्पल लीजिए या बिहार का दक्षिणी भाग, तो ऐसे में वेटलैंड अगर कहीं रहेगा ना तो वहाँ भूमिगत जल का समस्या ही नहीं रहेगा। दोस्तों जो वेटलैंड होता है ना, ये कार्बन सिंक का काम करता है। अब आप कहिएगा सर कार्बन सिंक का मतलब क्या है। कार्बन सिंक का मतलब है वातावरण में जो कार्बन का कंपाउंड है CO2, कार्बन का जो यौगिक है CO2, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करता है, उसको खींच कर डुबा देता है। सिंक मतलब डुबाना, यानी कि वो अपने में समाहित कर लेता है। जिस वजह से होता क्या है, वातावरण में CO2 का जो मात्रा है उसको वो कम कर देता है, जिस वजह से धरती कम गर्म होता है। क्योंकि CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, ये धरती है अपना, ठीक है। धरती के चारों तरफ CO2 का मात्रा बढ़ते जा रहा है। जैसे उत्सर्जन हो रहा है कल कारखानों से, गाड़ियों से, मोटर वाहनों से, तो CO2 का मात्रा बढ़ रहा है। CO2 करता क्या है, CO2 ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है। मतलब कहने का हुआ, जो सूरज से गर्मी आ रहा है उसको वो अपने में ट्रैप कर लेता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलने नहीं देता है, वो ट्रैप करके रखता है, जिस वजह से अपना जो ग्लोब है, जो धरती है, वो गर्म होते जा रहा है। इसी को कहते हैं ग्लोब का गर्म होना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ये कितना लाभकारी है आर्द्र भूमि। इसीलिए तो इसके संरक्षण के लिए रामसर में सम्मेलन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 को। बताएंगे अभी। चलिए कुछ डाटा को देखिए। दुनिया में जितना भी ज़मीन है ना, जितना भू सतह है, उसका 6% पर आर्द्र भूमियों का फैलाव है। आप जान लीजिए। अब कहिएगा सर भारत में कितना आर्द्र भूमि का फैलाव है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.6% पर आर्द्र भूमियों का फैलाव है। 4.6%। तो आप समझ सकते हैं दुनिया का 40% जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी
आर्द्र भूमियों के निकट रहता है, आर्द्र भूमियों पर निर्भर होता है। यानी कि दुनिया में जितना भी प्रकार का जीव जंतु पेड़ पौधा पाया जाता है उसका 40% आर्द्र भूमियों पर निर्भर है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। 1 बिलियन ह्यूमन, कहने का मतलब है 100 करोड़ लोग इस पर निर्भर है। लेकिन विडंबना क्या है, जंगलों की तुलना में भी ये ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। अब जैसे कि गांव में ही देखिए ना, गांव में बहुत सारी जो आर्द्र भूमियाँ हैं अब वहाँ खेती हो रहा है। शहरों की बहुत सारी जो आर्द्र भूमियाँ हैं वहाँ बिल्डिंग बन रहा है, तो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि कार्बन सिंक का काम करता है और भी कई तरीके से ये लाभ करता है, तो इसको बचाना जरूरी है। दोस्तों, अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि आर्द्र भूमियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब आर्द्र भूमियाँ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं तो दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो चिंता में पड़ गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा समस्या था, पूरा धरती गर्म हो रहा है। तो वैसे में दुनिया भर के देश यूनेस्को के सहयोग से, यूनेस्को के बारे में पता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनेस्को के सहयोग से दुनिया भर के बहुत सारे देश, ईरान का एक शहर है जो कैस्पियन सागर के नज़दीक है, रामसर, वहाँ पर मीटिंग करते हैं 2 फरवरी 1971 को। क्यों मीटिंग करते हैं? आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने के लिए। इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, यानी आर्द्र भूमि दिवस। समझ गए? आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन रामसर सम्मेलन हुआ था, जो ईरान में रामसर नामक शहर है। क्यों हुआ था समझ गए? अब देखिए, जो सम्मेलन हुआ इस पर हस्ताक्षर लेकिन कब हुआ? हस्ताक्षर हुआ 1975 में। उसके बाद दुनिया भर के जो देश हैं जो हस्ताक्षर किए थे उस समय, भारत किया कब? 1982 में। तो 75 से ही बहुत सारे देशों ने जो हस्ताक्षर किया वो अपने अपने देशों में आर्द्र भूमियाँ हैं उनको चिन्हित करने लगे। हाँ, फलाना आर्द्र भूमि, अब इसको रामसर साइट का दर्जा दो, ये आर्द्र भूमि है, इसको रामसर साइट का दर्जा दो। देखिए, आपके गांव में भी आर्द्र भूमि है, तो सभी आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा नहीं ना दिया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको दिया जाता है। अब आप ही बताइए, क्लास में जितना भी लड़का है, जितना भी स्टूडेंट है, अब सबको क्या मेडल मिल जाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं मिलेगा। कोई एक के तो को न मिलेगा, यानी कुछ ही को न मिलेगा। तो उसी प्रकार जितना भी आर्द्र भूमि है ना, उसी में से कुछ को जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको रामसर साइट यानी रामसर स्थल का दर्जा देते हैं। चलिए आप लोग जरा बताइए तो, भारत का पहला रामसर स्थल कौन है? भारत का सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो एक नहीं, वो 2 है। एक है चिल्का झील और दूसरा है केवलादेव। केवलादेव पश्चिम बिहार, राजस्थान, और चिल्का कहाँ है? उड़ीसा। ये दोनों को ही 1981 ईस्वी में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और भारत हस्ताक्षर कब किया? 1982 में। ये सारा फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामसर सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मुख्य भूमिका था? यूनेस्को। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 1971। रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1975। भारत कब हस्ताक्षर किया? 1982। भारत का पहला रामसर स्थल तो एक नहीं 2 है, चिल्का और केवलादेव। अब कौन सा जो स्थल है वो रामसर स्थल होगा या नहीं होगा, ये तय कौन करता है? अब जैसे कि 2021 में 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। आपको बताएंगे अभी थोड़ा देर बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम के लिए। तो 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब किसको रामसर सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, अब ये डिसाइड कौन करेगा बताइए? तो डिसाइड करता है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, ध्यान रखना है, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार। अब पर्यावरण मंत्रालय का पूरा नाम क्या है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत सरकार तय करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कितना है? 8। भारत में कुल कितना आर्द्र भूमि है? सॉरी, आर्द्र भूमि नहीं, ये भी रामसर साइट 8 है। ठीक है, आर्द्र भूमियाँ तो हजारों है, ऐसे मोटे तौर पर लोग बोल देते हैं। कितना रामसर साइट है पूरे भारत में? 46 में। यूपी में कितना है? 8। चलिए, दुनिया का सबसे पहला ये रामसर साइट कौन है? दुनिया का सबसे पहला तो कोबोर्ग एक प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, वो है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, किस देश में है? तो यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको मोटे तौर पर आप इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और
जो यूके है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष कितने तारीख को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस? तो भैया इस साल क्या, हर साल मनाया जाता है 2 ही फरवरी को, समझ गए ना। तो थीम क्या है इसका, थीम बताइए, थीम क्या है इसका? जो थीम है वेटलैंड एंड वाटर, यानी कि आर्द्र भूमि और जल। 2021 के जो वेटलैंड डे है, आर्द्र भूमि दिवस, उसका थीम है ये आर्द्र भूमि और जल, यानी कि वेटलैंड एंड वाटर। इसको याद कर लीजिएगा। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कौन कौन शामिल है? अब आप कहिएगा कि सर मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड होता है जो आर्द्र भूमि या जो रामसर स्थल बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है, यानी जो रामसर साइट वेरी वेरी डेंजरस स्थिति में है, उसको मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो भारत से कौन कौन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में है? तो एक है केवलादेव और एक है लोकटक। लोकटक कहाँ है? मणिपुर। और केवलादेव राजस्थान। भारत उससे बड़ा रामसर साइट कौन है भारत का? बिगेस्ट, जिसका एरिया सबसे बिगेस्ट है रामसर साइट, तो वो है सुंदरवन। सुंदरवन मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया, वो क्या था? स्वैम्प है, जहाँ लकड़ियाँ मिलती हैं, मैंग्रोव, सुंदरी का पेड़। तो ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? तो वो है रेणुका। रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। समझ गए आप लोग? हमारे देश में हजारों आर्द्र भूमियाँ हैं, हजारों नमस्थल हैं। आपके घरों के आसपास भी होगा, जरूर होगा। लेकिन उन हजारों में से जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आर्द्र भूमि, उसको रामसर सूची में शामिल किया जाता है। और लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ आर्द्र भूमियों को सेलेक्ट किया जाता है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, और उसको रामसर सूची में शामिल कर दिया जाता है। जैसे कि वर्ष 2021 में इन 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। इससे हुआ यह है कि भारत में कुल आर्द्र भूमियों में जो रामसर साइट है, यानी कि कुल रामसर साइट की संख्या वो हो चुका है 46। कितना हो चुका है? 46। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और 4 कौन कौन है? चारों का नाम तो आपको एकदम रट जाना है, एकदम रट जाना है। VVI क्वेश्चन है। देखते हैं, हरियाणा से 2 है, हरियाणा से 2 और गुजरात से 2, जिनको 2021 में ऐसी ये आर्द्र भूमियाँ हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। हरियाणा से कौन कौन है? 2। भिंडवासा, एक भिंडवासा वन्य अभ्यारण्य है, तो एक भिंडवासा है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ? झज्जर। उसके बाद है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का वो हिस्सा जहाँ पर जल जमाव वगैरह रहता है, उसको वेटलैंड घोषित किया गया है। गुरुग्राम में पड़ता है और ये भी हरियाणा में। थोल झील, थोल झील अहमदाबाद में है और ये भी गुजरात में है। ये गुजरात में है, गुजरात से 2 है। और थोल झील के अलावा वाधवाना, वाधवाना, व से वाधवाना, व से बड़ोदरा, ये भी गुजरात। तो गुजरात से 2, हरियाणा से 2। फिर से देखिए, गुजरात से 2 कौन कौन है? व से वाधवाना और व से बड़ोदरा में है गुजरात। और एक और है थोल झील। थोल झील कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात। और हरियाणा से भिंडवासा और सुल्तानपुर। चलिए, एक ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्द्र भूमियों से जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि हर एग्जाम में ही पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी हो या UPSC का हो, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सवाल एक रहता ही है। तो काबर लेक ए पैराडाइज लॉस्ट, चूंकि नवंबर 2020 में, याद रखिएगा, नवंबर 2020 में कांवर ताल पक्षी विहार बेगूसराय, जो मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, उसको रामसर सूची में शामिल किया गया था पिछले वर्ष से, नवंबर 2020 में। उस पर बिहार सरकार की तरफ से आधिकारिक एक रिपोर्ट जारी हुआ है, सर्वे रिपोर्ट। अब बिहार सरकार कहिए या इसको बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक्चुअली में जो बिहार स्तर पर, जो राज्य स्तर पर जो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला बोर्ड है, यानी बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने ये रिपोर्ट जारी किया है। पैराडाइज, जिसको हमने खो दिया है, जो काबर झील था, काबर झील अभी भी है, उसके एरिया छोटा हो गया है। तो काबर लेक ए पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है। चलिए आगे, आर्द्र भूमियों के संरक्षण को तो हम लोग समझ ही रहे हैं, और इसीलिए रामसर सम्मेलन हुआ, रामसर साइट का दर्जा इसीलिए दिया जाता है कि आर्द्र भूमियों को बचाया जा सके, विशेष प्रयास किया जा सके।
तो आर्द्र भूमि एक्चुअली में आर्द्र नहीं, आर्द्र होता है, आर्द्र होता है, आर्द्र नहीं, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, 2 र है, यहाँ भी आर्द्र। तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम किस वर्ष का है, सवाल पूछ सकता है और बहुत ही लोग फंस जाएंगे। तो ये है 2017। और दोस्तों मेरा प्रयास यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। तो वीडियो थोड़ा सा भले ही लंबा है लेकिन शायद ही कोई क्वेश्चन छूट पाएगा आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम किस वर्ष का है, 2017 का। यानी जितना भी आर्द्र भूमि का संरक्षण होता है तो किस नियम से, तो 2017 का नियम से। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, इसी वर्ष हुआ है। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र यानी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुला है, तो वो चेन्नई में खुला है, तमिलनाडु। अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु और अगर शहर का नाम पूछेगा सिटी का तो चेन्नई। चलिए अगला सवाल बताइएगा, हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहते हैं या किडनीज ऑफ लैंडस्केप किसे कहते हैं, तो दोनों का ही आंसर होगा आर्द्र भूमि। कैसे, जरा इसको भी समझिए। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट मतलब एक सुपरमार्केट, आजकल तो भाई सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब अगर नॉर्मल मार्केट देखा जाए तो भाई में भी 1 किलोमीटर तक फैला हुआ रहेगा, सब्जी यहाँ मिलेगा तो मिठाई थोड़ा दूर पर मिलेगा। जबकि सुपरमार्केट क्या होता है, एक बिल्डिंग है उसी में मैक्सिमम चीज़ मिल जाता है, तो सुपरमार्केट है। तो सुपरमार्केट क्या होता है ये तो आप समझ गए। अब इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इसलिए बोलते हैं कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये भी एक तरह का सुपरमार्केट है। कई प्रकार का जीव जंतु, कई प्रकार के पौधे की प्रजातियाँ एक ही जगह पर मिल जाता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। अब जैसे कि जलकुंभी वाला तालाब आपको याद ही है, कई प्रकार का पौधा, कई प्रकार का जलीय जंतु, बगुला भी वहाँ आ जाता है, सियार भी पानी पीने आ जाएगा। तो कई प्रकार की जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो एक ही जगह मिल जाता है, इसलिए ये सुपरमार्केट है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट है। ठीक है, जैविक सुपर बाजार। अब है किडनी ऑफ लैंडस्केप, इसको बोलते हैं। क्यों कहते हैं भाई किडनीज ऑफ लैंडस्केप? अब किडनी क्या करता है जरा बताइए आप, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी खून का सफाई करता है, रक्त का सफाई करता है हमारे शरीर में। उसी प्रकार से जो आर्द्र भूमियाँ हैं ना, ये पर्यावरण को साफ कर देता है, पानी को साफ कर देगा जल चक्र के माध्यम से। इसके अलावा वो वातावरण में जितना प्रदूषण है उसको भी साफ कर देता है, मिट्टी को साफ कर देता है, ध्वनि प्रदूषण को भी अपने में समाहित कर लेगा। यानी कि आसपास का जितना भी गंदगी है पर्यावरण में सबको ये साफ कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किडनी ऑफ लैंडस्केप। अब आगे हम लोग बात करते हैं बिहार का रामसर साइट के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक अभी बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमियों के बारे में थोड़ा आपका समझ भी विकसित होगा, और बिहार के अगर परीक्षा देना है तो चलिए बहुत ही बढ़िया है। तब तो सवाल ये है कि बिहार में कितना रामसर साइट है, कितना रामसर स्थल है। बिहार में बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ हैं, तो उनमें से रामसर स्थल का दर्जा कितना को प्राप्त है? तो सिर्फ एक को, और वो है कवरताल। कवरताल पश्चिम बिहार जो बेगूसराय में है, बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर है कवरताल पश्चिम बिहार। नवंबर 2020 में इसे दर्जा मिला था रामसर साइट का। कब मिला था? नवंबर 2020 में। और ये रामसर साइट में इसका नंबर है 39, यानी 39वां नंबर का ये रामसर साइट है अपने राज्य बिहार से। और इतना ही नहीं दोस्तों, एशिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है? अगर सवाल पूछेगा कि एशिया का मीठे पानी का यानी फ्रेश वाटर का, नॉट सी वाटर, एशिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है, ओक्सबो झील कौन है? तो इसका आंसर होगा कवरताल जो झील है वो। कवरताल पश्चिम बिहार है, वहाँ कवरताल झील है। ताल का मतलब तो तालाब ही हो गया, झील हो गया, तो कवरताल झील। ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर ये गोखुर झील होता क्या है, जरा इसको समझिए। ऐसे एक चीज़ और आपको समझना होगा, सैकड़ों वर्ष पहले ये जो झील है ये बूढ़ी गंडक नदी से बना था। ये किस नदी से बना हुआ है?
तो ये बूढ़ी गंडक नदी द्वारा ये झील बना हुआ है। और ये कैसा झील है? गोखुर झील। गो का खुर यानी गाय का खुर, इस तरह से गाय का खुर होता है या बैल का खुर होता है, अंग्रेजी में इसको ऑक्सबो कहते हैं और हिंदी में लिखते हैं गोखुर, यानी गाय बैल के खुर की तरह इसका आकार है इस झील का। अब देखिए बनता कैसे है, जरा इसको समझिए। ये बूढ़ी गंडक नदी है, ठीक है। बूढ़ी गंडक नदी इस तरह से फ्लो हो रहा है, थोड़ा बहुत तिरछा उर्छा करके इस तरह से फ्लो हुआ। सैकड़ों वर्ष पहले, कब बना मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है, सैकड़ों वर्ष पहले इस झील का निर्माण हुआ होगा। तो कभी होता क्या है, इन जनरल समझिए किसी भी नदी के साथ, नदियों का इस तरीके से बहाव है। होता क्या है कि नदियाँ थोड़ा सा यहाँ मुड़ने लगती हैं, यानी इधर की ओर थोड़ा प्रेशर होने लगता है, नदियों का प्रेशर और बढ़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, थोड़ा सा ये समझिए, नदियों का ये जो हिस्सा है कुछ ज़्यादा ही मुड़ने लगता है और ज़्यादा मुड़ने लगता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि देखिए नदियों का बहाव ऐसे हो रहा है, पानी का ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, पानी ऐसे आ रहा है। एक समय ऐसा होता है किसी कारणवश पानी फिर से सीधा बहने लगता है और पानी इधर जाना अब छोड़ देता है, जिससे कि ये वाला हिस्सा जो है वो नदी से पूरा अलग हो जाता है, नदी से कट जाता है। और ये देखिए ये क्या हो गया, गोखुर झील। अब इधर पानी नहीं आएगा, जितना पानी पहले से था वही रह जाएगा। तो ये गोखुर झील बन गया और नदी फिर अपना पुराने रास्ते पर चलने लगा। तो इस तरीके से गोखुर झील का निर्माण होता है। तो समझ गए आप लोग। यह स्थापित कब हुआ था? कवरताल पक्षी विहार 1987 में, ठीक है। पक्षी विहार का इसे दर्जा कब मिला? रामसर साइट का दर्जा तो मिल गया नवंबर 2020 में, उसके पहले से ये पक्षी विहार है। कब से? 1989 से। कब से? 1989 से, 1989 से ये पक्षी विहार है। लेकिन भाई साहब अब क्या कहा जाए, अब आपके गांव में या जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ के आर्द्र भूमियों को भी खतरा है, क्योंकि वहाँ नया नया मकान बन रहा है। उसी प्रकार से बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित कवरताल पक्षी विहार को भी खतरा है। अब इसी खतरा को देखते हुए उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप न हो सके। अब हो ये रहा है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। इस रामसर साइट पर अभी तक जो आसपास के गांव वाले हैं वहाँ खेती का काम शुरू करती हैं। धीरे धीरे उसका जो एरिया है सिकुड़ के एकदम छोटा हो गया है। किसका? कवरताल पक्षी विहार का। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन का भी एक समस्या है। देखिए फिर से समझिए बात को। जो कवरताल पक्षी विहार है उसके सामने दो प्रमुख समस्या है। एक है मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप कहने का मतलब है आसपास के कुछ लोग या दूर के भी कुछ लोग वहाँ खेती बाड़ी वगैरह शुरू कर दिए हैं जो आर्द्र भूमि के ज़मीन पर। तो ये एक समस्या है, उससे आकार छोटा हो गया है आर्द्र भूमि का। और दूसरा समस्या है यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। अब आपसे सवाल पूछ देगा परीक्षा में सुपोषण को लेकर के, यूट्रोफिकेशन को लेकर के, तो अब क्या बताइएगा? क्योंकि देखिए भाई एक चीज़ समझिए, पर्यावरण का जो सवाल है वो परीक्षा में आजकल पूछता ही है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ सवाल। तो इन्वायरमेंट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। समझिए होता क्या है सुपोषण। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं तो यहाँ आप अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक ना। देखिए ये कोई तालाब है या आप मानिए यही कवरताल पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये कवरताल पक्षी विहार है। आसपास यहाँ खेती का काम शुरू हो गया है। अब खेती कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात किसान कर रहे हैं। किसान कहाँ से आएंगे? तो जाहिर सी बात है जो आसपास गांव वाले होंगे या मे भी कुछ दूर के होंगे, तो वो लोग खेती बाड़ी करने लगे हैं। कहाँ पर? ये जो आर्द्र भूमि है इसके ज़मीन पर खेती बाड़ी शुरू करने लगे हैं। तो खेती बाड़ी में क्या होगा? उर्वरक यूज होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज होगा। और खेती करने के बाद भी कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र खेत में बच ही जाता है। बरसात के दिनों में ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र खेतों में प्रयोग होता है वो बहकर के जो झील वाला एरिया है वहाँ पर आ जाता है वो केमिकल फर्टिलाइज़र। इससे क्या होता है, यहाँ पर खनिज की अधिकता हो जाती है, जिससे क्या होता है, शैवाल यहाँ तेज़ी से वृद्धि करने लगता है। कहाँ पर? कवर झील में। जिससे होता क्या है, पानी के ऊपर हरा हरा रंग का एक लेयर फैल जाता है, जिससे कि वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मात्रा में जल के अंदर जा नहीं पाता है। अब जो जलीय जंतु है पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं और उसी से वो जीवित रहते हैं। अब जो हरा हरा लेयर यहाँ जमा हो गया तो ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में वहाँ जा पाता है, जिस वजह से जो जलीय जंतु हैं जो कवर झील में, उनके सामने एक बड़ा समस्या आ गया है।
साथ ही साथ जो अन्य पौधे वहाँ पहले से विद्यमान हैं उनके सामने भी एक गंभीर खतरा इस वजह से आ गया है। इसी को दोस्तों बोलते हैं सुपोषण। तो उम्मीद है सुपोषण भी आप समझ गए हैं। एक चीज़ और, ये टॉपिक समझ गए पूरा कवरतल झील से। अब है कम्युनिटी रिजर्व। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? क्या सवाल है? बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? अब कोई भी इंसान ऐसा सवाल सुनेगा तो उसके दिमाग में आएगा कम्युनिटी यानी समाज, तो उसके अंदर पर्यावरण का फीलिंग नहीं आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी सवाल हो सकता है। लेकिन ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है, कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल। अब है क्या, जरा इसको समझिए। ये गोगाबिल पक्षी विहार है मान लीजिए, ठीक है। अब गोगाबिल पक्षी विहार में प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी साइबेरियाई पक्षी या कई अन्य जगहों से पक्षी आते हैं, इसलिए इसको पक्षी विहार का दर्जा पहले से दिया गया है। अब गांव वालों ने क्या किया, प्रवासी पक्षियों को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से संरक्षित करने के लिए अपना भी कुछ ज़मीन दे दिया, जिस वजह से ये जो संरक्षण स्थल है उसका एरिया, उसका दायरा बड़ा हो चुका है, फैल चुका है वो। यानी कम्युनिटी ने अपना ज़मीन सरकार को दे दिया है कि अब इस ज़मीन पर भी प्रवासी पक्षियों को रहने का बसेरा बना दिया जाए। यानी कम्युनिटी ने अपना, यानी समाज ने अपना ज़मीन दे दिया है, आसपास जो रहने वाले गांव हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिटी रिजर्व बन गया है। यानी इसमें गांव वालों ने, समुदाय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया पर्यावरण को संरक्षित करने में, ठीक है। तो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व कौन है? गोगाबिल कटिहार में। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ 42 का नाम, यानी जो 42 अन्य रामसर स्थल है। टोटल कितना है? 46। 4 का नाम हम आपको पहले ही बता दिए हैं, जो 2021 में जोड़ा गया है इस वर्ष। तो इसके पहले भी तो 42 था ना, तो 42 का नाम हम आपको बता देते हैं। अब देखिए 42 का नाम बताएंगे, अब वो क्या नाम है और किस राज्य में है। देखिए जरूरी नहीं है कि सवाल आपसे ये पूछ देगा कि रेणुका आर्द्र भूमि किस राज्य में है। हो सकता है कुछ छांटने वाला हो, जिसको एलिमिनेशन कहते हैं, वैसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। यानी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अष्टमुडी, अष्टमुडी ये आर्द्र भूमि है। कहाँ पर है? अष्टमुडी केरला में है। अष्टमुडी केरला में है। व्यास संरक्षण रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है, ये बहुत ही फेमस, ये भी आर्द्र भूमि है, पंजाब में है। व्यास नदी से ही आप पकड़ लेंगे। भीतरकनिका मैंग्रोव्स, भीतरकनिका आर्द्र भूमि जहाँ मैंग्रोव्स हैं, यानी कि ये एक तरह का स्वैम्प है, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। डिपोरबिल, डिपोरबिल आर्द्र भूमि कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में है। इसको, जो डिपोरबिल है, इसको इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। गुवाहाटी शहर के बगल में है। बहुत सारे लोग वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे थे, इसलिए इसको रामसर साइट तो घोषित पहले से ही है, इसको इको सेंसिटिव जोन भी घोषित कर दिया गया है डिपोरबिल को, असम। हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड कहाँ है? तो हरिके वेटलैंड है पंजाब। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, ये तो सिंपल है, वेस्ट बंगाल। होकरा वेटलैंड, होकरा, ओकरा कहा जाता है ना, ओकरा, तो ये होकरा है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कंजली, कंजली ये कहाँ पर है? कंजली ये है पंजाब। केवलादेव, केवलादेव आर्द्र भूमि कहाँ पर है? आर्द्र भूमि है राजस्थान। आपको तो पता ही होगा, ये तो आसान है। केशोपुर मियानी, केशोपुर मियानी कहाँ पर है? क्या नाम है? केशोपुर मियानी, ये है पंजाब, ठीक है। अगला कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ पर है? ये आर्द्र भूमि है। ये तो सिंपल है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं, लोकटक। लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील बहुत ही ज़्यादा फेमस झील है, लोकटक झील। ये है मणिपुर में, और यहीं पर दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है। यानी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता है, वो उसका नाम क्या है? वो कहाँ है? तो उसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ, जो लोकटक झील में है। ये एक्चुअली में फुमदी होता है, जलकुंभी टाइप का ही होता है, इतना मोटा मोटा होता है, और वो तैरता है। लोग वहाँ रहते भी हैं उसी पर। जो संगाई हिरन है वो वहाँ मिलता है। नेशनल पार्क है, जानवर तो होंगे ही, तो संगाई हिरन है, इवन लोग भी वहाँ पे रहते हैं। और ये मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है बिष्णुपुर, ब फ ब बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर स्थित है, ठीक है।
आगे देखते हैं। भोज आर्द्र भूमि, भोज आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो भोज आर्द्र भूमि है भोपाल, और भोज आर्द्र भूमि से ही भोपाल शहर को 40% जल का सप्लाई होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। चंद्रताली, चंद्रताली हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। चिल्का, चिल्का आर्द्र भूमि, और ये कैसा आर्द्र भूमि है? तो जाहिर सी बात है ये खारे पानी का आर्द्र भूमि है, तो चिल्का आर्द्र भूमि उड़ीसा। सस्तम कोटा, सस्तम कोटा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो सस्तम कोटा आर्द्र भूमि है केरल में। अगला सांभर झील, सांभर झील ये आर्द्र भूमि है, कहाँ पर है? राजस्थान। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आर्द्र भूमि भी है, उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील कहाँ पर है? त्रिपुरा। थोड़ा सा एक बात को समझिए, रुद्रसागर नाम से एक झील उज्जैन में भी है। उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर के बगल में भी रुद्रसागर झील है, तो वो है उज्जैन में। और ये जो है रुद्रसागर झील जो रामसर साइट है, ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक डिस्ट्रिक्ट है सिपाही जाला, सिपाही जाला एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा में, वहाँ पर है रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो रुद्रसागर झील है वो रामसर साइट है, जबकि उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर जो रुद्रसागर झील है वो रामसर साइट नहीं है। अगला रोपर आर्द्र भूमि, पंजाब, तो सिंपल है। रेणुका आर्द्र भूमि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि, हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध, पोंग बांध व्यास नदी पर भी है, तो वहाँ आर्द्र भूमि भी है, हिमाचल प्रदेश। पॉइंट कैलीमरे, पॉइंट कैलीमरे अभ्यारण्य तमिलनाडु। पार्वती अर्गा ये कहाँ पर है? पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य बताइए कहाँ है? सोचिए, ये भी उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य, भाखड़ा नंगल वाला नंगल, तो आप पकड़ ही लेंगे, पंजाब। नंदूर मदमेश्वरी, नंदूर मदमेश्वरी ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नल सरोवर, एक है नल सरोवर और एक है सूर सरोवर। तो नल सरोवर है गुजरात और सूर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फिर से नल सरोवर कहाँ है? नल सरोवर है गुजरात और सूर सरोवर है उत्तर प्रदेश। हालांकि क्रम में आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा नल सरोवर और सूर सरोवर, नल सरोवर गुजरात, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश। सरसई नवर, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश। ऊपरी गंगा मैदान, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश। सुरिंसर मानसर झील, मानसर झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग तो सुने ही होंगे, तो पूरा नाम है सुरिंसर मानसर झील, जम्मू कश्मीर। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील केरल, याद रखिएगा। वुल्लर झील, वुल्लर झील, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर। सुंदरवन वेटलैंड, सुंदरवन आर्द्र भूमि, सिंपल है, वेस्ट बंगाल। अगला आसन बैराज, आसन बैराज वेटलैंड कहाँ पर है? बताइए, सोचिए। देहरादून में है, उत्तराखंड। कंवरताल पक्षी विहार, कंवरताल पक्षी विहार कहाँ है? तो अपने बिहार में। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र। सूर सरोवर तो मैंने बता ही दिया था आपको, उत्तर प्रदेश। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। लद्दाख, लद्दाख में कौन सा 2 रामसर साइट है? यानी कौन सा 2 आर्द्र भूमि ऐसा है जो रामसर स्थल है लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में? तो दोनों का नाम तसो से शुरू है, एक है तसो मोरिरी और एक है तसोकार। दोनों का नाम किससे शुरू है? तसो से, तसो मोरिरी और एक है तसोकार। तो दोस्तों इस तरीके से 42 आर्द्र भूमियों का सूची अभी आपने देखा और पहले 4 भी आपने देखा था, यानी टोटल 46 आर्द्र भूमियों को आपने देख लिया।